क्या कभी आपने सोचा है कि सरकारी स्कूलों के भी कायाकल्प हो सकता है? आपने देखा होगा कि राजस्थान क्या कई राज्यों में सरकारी स्कूलें ऐसी हैं जहां पर बिल्डिंग तो दूर कुछ भी नहीं होता। यहां तक कि कई सरकारी स्कूलों में तो आपने भैंसों को बांधते हुए देखा होगा, चारा पड़ा हुआ होगा, कहीं छप्पर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा का फलिया कला गांव है जहां के एक शख्स ने स्कूल का कायाकल्प कर दिया और उसे देख करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद है सत्यनारायण लट्ठा जी, जिन्होंने इस स्कूल का कायाकल्प किया है। यहां से पढ़ने के 52 साल बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपना घर बेच दिया, अपनी फैक्ट्री बेच दी। ये सब कुछ करके इस सरकारी स्कूल जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना भी पसंद नहीं करते, सबको प्राइवेट स्कूलें पसंद है, लेकिन इस सरकारी स्कूल को देख करके आपको लगेगा नहीं कि यह किसी विदेश की प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसी प्राइवेट स्कूलें नहीं होगी जो सरकारी स्कूल हैं। तो सबसे पहले तो सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन नगरी पर। थैंक यू। तो आपने ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, सब कुछ बेच करके आपने घर भी बेच दिया, फैक्ट्री भी बेच दी और सारे पैसे इसमें लगा दिए। तो ये आइडिया कहाँ से आया और क्यों आखिर आपने सब कुछ ये त्याग करके एजुकेशन पर, शिक्षा पर फोकस करके अपने गांव में इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया? इसके पीछे दो बातें हैं। एक तो ये कि मैंने जब वहाँ से शिक्षा ली थी और मैंने जब हायर सेकेंडरी वहाँ से पास करी थी तो अच्छे नंबर आए, मैं रैंक होल्डर रहा बोर्ड की परीक्षा में। तो मुझे ऑटोमेटिक एडमिशन हुआ बिट्स पिलानी के अंदर। तो वो जो एडमिशन हुआ उसका पूरा क्रेडिट शिक्षा को जाता है। उस समय जो स्कूल की परिस्थितियाँ थी, साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद भी हम पेड़ के नीचे ही बैठ के पढ़ते थे और इनफैक्ट बच्चे तो सब दरी पे नीचे बैठते थे और अध्यापक के लिए एक छोटा सा चेयर और एक छोटा स्टूल हुआ करता था। अभी 3 साल पहले मेरे को वहाँ जाने का वापस मौका मिला तो मैंने देखा कि वहाँ पर परिस्थितियाँ ज्यों की त्यों ही है। सब जगह प्रगति हो गई, कहने को देश ने विकास कर लिया, जीडीपी खूब सारा बढ़ गया, लेकिन शिक्षा गाँवों में कम से कम सरकारी स्कूलों के माध्यम से वहीं की वहीं थी। बच्चे कई गुना बढ़ गए लेकिन वहाँ पर अभी भी वो पेड़ के नीचे ही पढ़ रहे थे। संयोग से उस समय मैंने अपनी फैक्ट्री बेची थी और मेरे पास साधन था उस समय। तो मन में आया कि जो सुविधाएं मुझे उस समय नहीं मिली थी, यदि अभी वाले बच्चों को वो मिल सके तो इनका भविष्य वास्तव में वैसा हो सकता है जो मुझे तो अच्छे सौभाग्य से या मेरी कुछ पढ़ाई में अच्छी परफॉर्मेंस के कारण हो गया, लेकिन आम बच्चे के लिए तो वो बहुत मुश्किल है। उसको तो संसाधन चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ये मन में आए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएं जो कि एक मिसाल बने, एक रोल मॉडल बने और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सरकार में नुमाइंदे हैं, उनको लगे कि सरकारी स्कूल भी इस तरह से बनाई जा सकती है और चलाई जा सकती है। तो इस सपने के साथ में हमने वहाँ पे स्कूल का नया एक प्लान और शेड्यूल बनाया। पूरा प्रोजेक्ट ये नई शिक्षा नीति के अनुकूल है, यानी कि जो सारी कक्षाएं हैं वो 2 भागों में बांटी हुई है। एक सीनियर क्लासेज यानी कि 9वीं से 12वीं तक की एक ब्लॉक में है और प्री प्राइमरी से 8वीं तक की दूसरे ब्लॉक में है। इस गांव की और स्कूल की एक और विशेषता है कि यहाँ पर शुरू से ही हॉकी का बहुत जुनून रहा। मेरे समय से ही यहाँ हॉकी में हर साल और अब तक कब से सैकड़ों बच्चे नेशनल खेल चुके हैं। तो उस टैलेंट को देखते हुए, इस टैलेंट पूल को देखते हुए मुझे लगा कि यदि उनको भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी तो ज़रूर कोई ना कोई यहाँ से बच्चा निकल के ओलंपिक खेलेगा, वर्ल्ड कप खेलेगा और देश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो शिक्षा और खेलकूद दोनों का एक सामंजस्य करने के हिसाब से एक इंटीग्रेटेड हमने प्रोजेक्ट प्लान किया और इसको नाम दिया सेंटर फॉर एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेलेंस। अब वहाँ पर 90,000 स्क्वायर फीट का एकेडमिक ब्लॉक्स है और हॉकी का एस्ट्रो टर्फ बन रहा है जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से सर्टिफाइड होगा, यानी कि वहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल गेम्स खेले जा सकेंगे। उस टर्फ में हमने फ्लड लाइटिंग लगाने का प्रोविजनिंग की है, वहाँ पे बैठने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था की है और बच्चों की फ़िटनेस के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होता है कि वो फिट रहें, उनमें मस्कुलर स्ट्रेंथ भी हो और स्टेमिना भी हो, तो जिम्नेजियम का भी वहाँ पे प्रोविजनिंग करी है। तो इन सब चीज़ों से प्लानिंग के बाद में करीब 2.5 साल हमने पहले इसको चालू किया था। अभी जुलाई में हम ये आशा कर रहे हैं कि सीनियर क्लासेस और जो स्पोर्ट्स वाला कंपोनेंट है ये पूरी तरह से फंक्शनल होगा।
तो अब जब आपने शुरू कर दिया है तो इसमें किस तरीके की और एक्टिविटीज़, जैसा कि आपने जो खेल गांव के नाम से आपका गांव भी जाना जाता है, यहाँ से हॉकी के बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हुए हैं जो कि नेशनल खेले हुए हैं, और जैसा कि लेकिन 52 साल पहले जब आपने छोड़ा था और जब वापस आप गांव में आए तो देखा कि आज भी कुछ नहीं बदला है, आज भी वैसे का वैसे हैं, हालात वैसे ही हैं, बच्चे वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को हालांकि ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। तो यहाँ खेल और शिक्षा एक साथ कैसे अपना मैनेज करेंगे, कैसे बच्चों को तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें जो ट्रेनर्स है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी? एकदम सही। इनफैक्ट सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें टीचर्स की तो कमी रहती ही है, और स्पोर्ट्स के नाम पे एक पीटीआई वहाँ पे होता है। तो एक पीटीआई के सहारे से और कुछ अध्यापकों के सहारे से तो एक्सेलेंस नहीं आ सकती, तो इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमने सरकार को प्रपोज़ किया है कि हम 10 साल तक स्कूल को हैंड होल्ड करना चाहते हैं, इसको गोद लेना चाहते हैं। तो गोद लेना सिर्फ इस मायने से नहीं कि वहाँ पे मेंटेनेंस कर दी, साफ़ सफाई रख ली, नहीं। लेकिन इंटरवेंशन का मतलब वहाँ पर जो भी गैप्स हैं, यानी कि जैसे एकेडमिक्स गैप हैं तो टीचर्स को ट्रेन करना, और यदि टीचर्स की कमी है तो उसको बाहर से एक्सपर्ट्स को बुला करके उसकी पूर्ति करना। इसी तरह से हॉकी में जिस तरह से एक एकेडमी को रन किया जाता है, उसी तरह से कोचेज़ की बाहर से व्यवस्था करना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोलैबोरेट करके और वहाँ पर एक रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, और निरंतर कुछ न कुछ टूर्नामेंट्स चलाते ही रहना, ताकि बच्चों को अभ्यास के लिए कुछ न कुछ हमेशा अवेलेबल रहे। लेकिन आप जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फिर सरकार का सहयोग भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी जब खर्चा आएगा तो खर्चे को मैनेज भी करना होता है, ट्रेनर्स को भी देना होता है, आप बाहर से लोगों को बुलाएंगे तो उनको भी पैसा देना होता है। तो फिर ये सारा जो खर्चा है वो कैसे मैनेज होगा? क्या सरकार के अधिकारियों से आपकी बात हुई है, मंत्रियों से बात हुई है, नेताओं से बात हुई है? तो सरकार से हालांकि आप लगातार मिल भी रहे होंगे क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा वो है वो कैसे मैनेज होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से जो स्टाफ है वो लिमिटेड होता है, जैसा कि आपने बताया कि एक पीटीआई के भरोसे भी सारी चीज़ें नहीं चल सकती। तो सरकार से डेफिनेटली हम रेगुलरली टच में रहते ही हैं। सरकार के अपने कुछ मेरे ख्याल से लिमिटेशंस होते होंगे, तो वहाँ से कोई आर्थिक सहायता या आर्थिक सपोर्ट मिल पाए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है और मोटो भी नहीं है। इनफैक्ट हमने जो MOU प्रपोज़ किया है उसमें हमने स्पेसिफिकली लिखा है कि यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग, ऑल द एक्सपेंडिचर्स विल बी मेट बाय आवर ओन एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। और उसके लिए हमने रीच आउट किया है। मेरी खुद की फैमिली, जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, वो सारे US में हैं, और उनका मेरे को कमिटमेंट है कि एक बार आप ये स्कूल बना लीजिए, उसको बाद में 10 साल के लिए उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उससे क्वालिटी आउटपुट निकालने के लिए जो भी कुछ आवश्यकता होगी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, वी विल मोबिलाइज दैट रिसोर्स। तो इस तरीके से होगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हैं अब आपने शुरू कर दिया है तो आगे भी आपको चलाना ही पड़ेगा कंटिन्यू। तो जैसे 10 साल के लिए आप गोद लेंगे, उसके बाद भी इसको चलाना होगा। लेकिन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे पहले लगातार करती आ रही है, अगर सरकार काम करती तो आज 52 साल बाद भी ये स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सरकार की और अधिकारियों की उदासीनता की वजह से आज सरकारी स्कूलों की ये हालत है। तो 10 साल बाद भी तो मैनेज करना होगा कि आपको इसको एक्सपेंड करने का क्या प्लान है? जैसे एक ज़िले से दूसरे ज़िले में करेंगे, दूसरे राज्यों में करेंगे, या जैसे आपके गाँव में तो आपने कायाकल्प कर दिया, लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं, राजस्थान में भी बहुत सारे ज़िले हैं जैसे जहाँ पर आज भी बहुत बदतर हालत है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए भी आपका कोई प्लान है? तो एक्सपेंशन का मेरा स्वयं का कोई प्लान नहीं है। इनफैक्ट हमारा विज़न ये है कि सरकार और पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसकी तरफ देखें और इसको एक रोल मॉडल के रूप में अडॉप्ट करें। और जैसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, मैं स्वयं से इंस्पायर हुआ हूँ, लेकिन इसको देख करके कई और लोगों को पॉलिसी के इंटरवेंशन के साथ में इंस्पायर किया जा सकता है। और ऐसे कई लोग तैयार हैं जो कि अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में इस तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए तत्पर हैं। तो सरकार से यही अपेक्षा रखी जाती है कि वो कम से कम पॉलिसी में और फैसिलिटेशन में अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं MOU के लिए 10 साल की हैंड होल्डिंग के MOU के लिए हम काफ़ी समय से सरकार के टच में हैं, लेकिन अभी भी उसके बारे में कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं है। तो ये सारी अड़चनें हैं, लेकिन आई एम श्योर पीपल विल नोटिस, गवर्नमेंट विल नोटिस, एंड समथिंग पॉजिटिव विल डेफिनेटली कम आउट।
लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, तो क्या उनका रेस्पॉन्स क्या रहता है कि आप काम करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे? किस तरीके से शिक्षा के जो शिक्षा अधिकारी होंगे वो वहाँ पर विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं स्कूल के, हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्या जवाब मिल रहा है आप काम कर रहे हैं तो कि हम भी आगे एजुकेशन को, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर सकते हैं? उनकी तरफ से भी कुछ मिलता होगा जवाब? तो एक्चुअली एक फ्रेज़ है लिप सर्विस। तो यस, सब प्रशंसा करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है। Almost everybody in the education department knows about this project. But when it comes to really substantive support or substantive facilitation, so definitely there is a scope for improvement. तो फिर अभी सरकार को प्रपोजल दे रखा है, तो ये कितने समय में पूरा होने की संभावना है? क्योंकि लगभग 2 साल आपने बताया कि हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं, सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्लियर नहीं आ पाया है, तो इसमें कितना समय लग सकता है अभी और इसको कंप्लीट होने में? हम तो ये सोचते हैं कि हर दूसरे दिन आने वाला दिन जो है वो इट विल गेट मटेरियलाइज्ड। दैट इज़ हाउ वी लुक एट इट। वी रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको मैं एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ कि आपने सब कुछ इसमें लगा दिया, आपके फैक्ट्री बेच दी, घर बेच दिया, तो ऐसा लगता है कि हम बस सब कुछ त्याग करके अच्छाई एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, सब कुछ त्याग दिया है, तो फिर अपना भी तो मैनेज करना होगा, फैमिली चलानी है, घर चलाना है, सारे खर्चे मैनेज करने हैं, या फिर क्या करेंगे? फिर दूसरा बिजनेस करेंगे या कंटिन्यू इसमें काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे? क्या फिर रहने वाला है आपका? तो अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंदर कई इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिससे ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे अपने यहाँ पे वर्णाश्रम हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, उसके बाद में वानप्रस्थ है और फिर संन्यास है। तो जब तक गृहस्थ रहता है तब तक व्यक्ति को ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियां होती है। एक बार वो जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है तो फिर उसको दूसरी तरफ डेफिनेटली देखने की कोशिश करनी चाहिए, और उस समय उसके पास जो भी संसाधन है, यदि वो समाज को, अपने क्षेत्र को वापस दे सकता है तो देना ही चाहिए, और मैंने वही किया है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ठीक है, सब कुछ मैनेज हो गया, चल रहा है, अब समाज की भलाई करनी है, बच्चों की भलाई करनी है, समाज को आगे बढ़ाना है, गांव को आगे बढ़ाना है, ताकि एजुकेशन देंगे, सबसे बेस्ट तरीका है एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से आप आगे बढ़ाएंगे? डेफिनेटली, लेकिन उस तरह का भाव भी नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ें। आई थिंक ही विल टेक केयर। हाँ, वो तो है बिल्कुल। लेकिन अब जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो दूसरे जो लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, अधिकारी देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे होंगे, जो भलाई करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे जो अच्छा तरीका होता है समाज को आगे बढ़ाने का, जो लोअर जो समाज होता है, लोअर ग्रेड में, उसको ऊपर उठाने के लिए, मिडिल क्लास में लाने के लिए एजुकेशन सबसे अच्छा जो मीडियम होता है वो होता है। तो उनको क्या संदेश देंगे आप, क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं? आपने अपनी बातों में वो संदेश पहले ही दे दिया है। एक्चुअली क्या है कि विशेषकर ग्रामीण परिक्षेत्र में जो स्थिति है बच्चों की और शिक्षा की, जो वहाँ पर हालत है, वो ऐसी है कि शहर में काम करने वाले खूब मिल जाएंगे, यहाँ पे साधन भी मिल जाएंगे, पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे, स्कॉलरशिप देने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन गाँव तक कोई नहीं पहुँच पाता है। तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा और प्रे करूँगा कि लोग गाँवों की तरफ देखना चालू करें। हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी गाँव से ज़रूर जुड़े हुए हैं, तो उसको टटोल करके वापस वहाँ जाएं और उस गाँव के अंदर वहाँ की जो ये आने वाली पीढ़ी है उसके लिए यदि कुछ भी कर पाएँ तो दैट विल बी फैंटास्टिक। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के सांस्कृतिक धरोहर को और भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन जैसा कि पहले जब मैंने 12th किया तो मुझे भी लगा कि आसपास देखा कि कुछ भी नहीं है, तो मुझे दूर शहर जाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, चाहे तैयारी करने के लिए। और भी बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो गांव से एजुकेशन पूरा कर पाते हैं। कई लोग तो गांव में पढ़ना नहीं चाहते कि शुरुआत से ही बाहर पढ़े, 10th बाहर से करे, हम बड़े शहर में चले जाए, 12th करे तो बाहर से करे, बड़े शहर में चले जाए। चलो गांव में 12th 10th हो भी गई तो कम से कम ग्रेजुएशन
या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बाहर से ही करेंगे। तो ये जो पलायन है वो बड़ी बड़ी समस्या है एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो यहाँ अपने क्या सुविधा रहने वाली है ताकि इस जो पलायन है उसको रोका जा सके। जो बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे जो शहर की तरफ देख रहे हैं कि शहर जाएंगे तभी हमारा भला हो पाएगा, शहर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं होते पैसे, गरीब माँ बाप अपने लोन लेकर के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, कई मजबूरियाँ भी होती हैं, तो बहुत सारी समस्या होती है। तो ये पलायन जो बड़ी समस्या है एजुकेशन के लिए, खास करके चाहे तैयारी करनी हो चाहे कोई भी कोर्स करना हो उसके लिए भी, तो इस पर क्या कुछ रहने वाला है अपने जो काम कर रहे हैं उसमें? तो पलायन वास्तव में एक सच्चाई है और गांव का हर बच्चा, हर पेरेंट भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी जगह जाके पढ़े, अच्छी जगह जाके ट्रेनिंग ले। हमने जिस तरह से इसको एनविजन किया है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि शहरों से पलायन स्कूल की तरफ होगा। यहाँ से बच्चे ये मतलब सोचने की शुरुआत करेंगे कि मुझे हॉकी खेल सीखना है तो मैं फूलिया कलां जाऊँ, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है तो मैं फूलिया कलां जाऊँ। तो दैट इज़ हाउ आई सी इट। एंड यदि ये रेप्लिकेट हो जाता है, जैसा कि सपना है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा सेंटर बने, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा यदि ये रेप्लिकेट होता है तो। और रेप्लिकेट करने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर सकती है वो सरकार और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो कर सकते हैं। तो अब पॉलिसी मेकर्स और सरकार को बड़ा कदम उठाना है, क्योंकि शिक्षा के लिए जब कोई शख्स इस तरह से आगे आता है, अपना सब कुछ त्याग करके शिक्षा के लिए आगे बढ़ता है, शिक्षा के लिए काम करता है। जैसा कि हमने बात करी फूलिया कला गांव जो कि भीलवाड़ा का है, जयपुर से लगभग 170 किलोमीटर दूर है, भीलवाड़ा का आखिरी गांव है। लेकिन इस गांव के शख्स ने यह कदम उठाया और इस गांव को सिर्फ राजस्थान में नहीं, जिले में नहीं, बल्कि देश में पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। और इनका यह भी कहना है कि अब जो पलायन है, चाहे खेल हो चाहे शिक्षा हो, ये दोनों साथ में चलते हैं। तो खेल के लिए भी पूरी तरीके से इन्होंने जो इंस्टीट्यूशन तैयार किया है, सरकारी स्कूल का जो कायाकल्प किया है, उसमें उस तरीके से काम किया जा रहा है कि शहरों के बच्चे भी सोचेंगे कि मैं कभी मुझे मौका मिले और फूलिया कला गांव जाऊं और वहां से मैं तैयारी करूं, इस इंस्टीट्यूशन से तैयारी करूं। तो इस तरीके का इनका विजन है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने फैक्ट्री बेच दी, घर बेच दिया और अब इनका यही है कि शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इनका जो सरकारी स्कूल का कायाकल्प करने का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको भी हम दिखाएंगे एजुकेशन नगरी पर। पूरा कवरेज आपको दिखाने वाले हैं वहां जाकर के कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से क्लासेस हैं, किस तरीके से ग्राउंड बने हुए हैं, किस तरीके से सारा काम जो है, फैसिलिटीज जो हैं वो हो रही हैं, वो भी सारी चीजें हम दिखाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।